नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा एक ऐसी दुर्घटना की जिसमें 3 भारतीयों के जान जाने की खबर है। हाल ही में मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में हॉर्मुज के आसपास फिर से युद्ध शुरू हो चुका है और इस बीच में 3 भारतीयों के जान जाने की और 3 जहाजों पर अमेरिकी हमले की बात निकल कर आ रही है। ये 3 जहाजों पर हमले की जो बात है, इसकी पुष्टि भारत सरकार खुद के क्लेम से नहीं कर रही कि ये जहाज हमारे थे। बस बार बार आ रहा है पलाऊ बेस्ड थे। पलाऊ की कहानी भी आज डिकोड करेंगे। ये कौन सा बाईपास रूट है जिसके तहत दुनिया भर के 70-75% जहाज पलाऊ का झंडा लगाकर घूम रहे हैं और सरकारें हमारे ऊपर मार नहीं पड़ी ये कहकर बच रही हैं। आज के सेशन में जिक्र है हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर हुए हमलों का। चर्चा करेंगे इन सारी बातों पर। साथ ही साथ बात इस बात की होगी कि जब इतना ही था तो भारत के द्वारा अमेरिकी डिमार्चे को बुला करके क्यों बुलाया गया और उन्हें क्यों समन किया गया, उनसे क्यों सवाल जवाब किए गए। चर्चा है आज मिडिल ईस्ट के अंदर हुए उस घटना की जिसमें 3 भारतीय सेलरों के पहले गायब होने की और फिर मरने की सूचना आती है। और इन्हीं के साथ साथ जुड़ती हुई एक घटना सिप्री की रिपोर्ट में निकल कर आती है कि अब तक भारत ने न्यूक्लियर वेपन कभी लगाए नहीं थे। मतलब थे हमारे पास लेकिन वॉर के लिए तैनात नहीं किए थे। लेकिन सिप्री का मानना है कि भारत 10 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब को तैनात कर चुका है। क्या है इन सारी बातों के मायने, आज के सेशन में एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिक्र समझेंगे और भारत क्या कर रहा है सभी को आगे बढ़ते हुए समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, और जानकारी इस बात की कि इस सारी घटनाओं के चलते बाजार प्रभावित हो रहा है और बहुत से निवेशक अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने के लिए तमाम ऑप्शंस देख रहे हैं। यदि आप ग्लोबल एक्सपोजर अपने निवेश का चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है आईएनडी मनी का, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में पिन है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी डिटेल्स कंप्लीट रूप से फिल करके विदेशों में जैसे कि यूएस स्टॉक्स में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यूएस स्टॉक्स में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो निफ्टी के मुकाबले उनका परफॉर्मेंस चार्ट आपके सामने है। यहां पर अगर वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो 1 साल के अंदर अगर आपने एनवीडिया का स्टॉक परचेज किया होता तो रेफरेंस है ये एग्जांपल के लिए कि 1,18,00,000 बन गया होता। रिटर्न 17 लाख रुपए का आता, जिसमें स्टॉक रिटर्न्स तो है ही है, डॉलर रिटर्न्स भी बड़ी मात्रा में होते। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर एनवीडिया कॉर्पोरेशन के अंदर 10 साल के रिटर्न्स भी उदाहरण के रूप में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए किए हुए हैं। ग्लोबल फंड को, अगर अपने फंड को ग्लोबल मार्केट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आईएनडी मनी ग्लोबल एक ऑप्शन हो सकता है। आप इसके माध्यम से अमेरिका और उन क्षेत्रों में जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, जहां पर आईटी के अंदर एआई की वजह से बूम है, आप उन स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। यहां अकाउंट बनाने के लिए वही साधारण प्रक्रियाओं की फॉलोअप होती है। अपना नाम, पता, पैन कार्ड, आपकी पहचान, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, वो सब आपको अटैच करना होता है। सारी प्रक्रियाएं जैसे फुलफिल होती हैं आपको वो सब चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात टैक्सेशन की आती है। यदि आप 2 साल से अधिक का एक्सपोजर रखते हैं तो 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स, और यदि 2 साल से कम का रखते हैं तो जो भी लाभ आपने कमाया उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेस लगते हैं। ये ग्लोबल एक्सपोजर के ऊपर है। और चूंकि ये गिफ्ट मनी के वॉलेट के थ्रू होता है, यानी गिफ्ट सिटी के वॉलेट के थ्रू होता है, इंडिया के थ्रू ही, यानी इंडिया की तरफ से अलाउड है कि आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस अमाउंट तक का कर सकते हैं, उसी अमाउंट के लिए ये आपको ऑथराइज भी करके चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ग्लोबल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फंड को डाइवर्सिफाई रखना तो आपके लिए लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जाकर इसे जरूर चेक करें। आइए साथियों, खबर पर लौटते हैं। बात 10 जून की है। ओमान तट पर भारत के कमर्शियल जहाज पर हमले की निंदा भारत सरकार ने की। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहां पर हिंदी न्यूज चैनल्स लिख रहे हैं भारत के कमर्शियल जहाज पर, लेकिन जो मीडिया की रिलीज निकल कर आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक लाइन लिखा आया, वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल सेट बेलो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला पॉइंट यह था कि कमर्शियल वेसल सेट बेलो बोला गया, लेकिन सेट बेलो के साथ साथ यह नहीं बोला गया इंडियन कमर्शियल वेसल। हिंदी न्यूज चैनल्स में भारत के कमर्शियल शब्द को यूज कर लिया गया। यहां बड़ा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है कि इस सेट बेलो पर 10 जून को हमला होता है। भारत सरकार की तरफ से मीडिया का एक आउटलेट, मतलब मीडिया रिलीज निकल कर आता है, जिसपे 24 भारतीय क्रू सवार थे।
उनमें से 21 को बचा लिया गया और 3 मिसिंग बताए गए। आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी गई है। ये एम्बेसी ऑफ ओमान क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। यह हमला अमेरिका द्वारा किया गया था सेट बेलो पर। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सेट बेलो है ना, ये सेट बेलो पर पलाऊ नाम के एक देश का झंडा लगा था। इसी पलाऊ नाम से देश को अगर आप गूगल पर भी ढूंढ पाएंगे तो एक बार में तो नहीं ढूंढ पाएंगे मैप के ऊपर, ठीक है। इस पलाऊ नाम के देश का झंडा लगाकर आजकल बहुत सारे जहाज घूम रहे हैं। ये क्या कहानी है, ऐसे समझिए। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस होता है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है कि आपको अमेरिका का झंडा लगाना है, भारत का झंडा लगाना है, यूरोप में से किसी एक देश का झंडा लगाना है, तो उन देशों के जो कमर्शियल शिपिंग लेन्स को लेकर के, जहाजों को लेकर के जो कानून है उनकी पालना करनी होती है। कमाओगे तो टैक्स देना होता है, उतने ही कठिन नियमों की पालना करनी होती है। यहीं पर शुरू होता है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा कैसे, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए राजस्थान की कोई गाड़ी है, वो जाकर अंडमान निकोबार का नंबर ले आए या फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर ले आए, वो नंबर प्लेट लगाकर राजस्थान में घूमती रहे। अगर वहां टैक्सेशन कम थे तो राजस्थान में काम चला रहे हैं, बढ़िया से काम चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही शिपिंग लेन्स में होता है। झंडे कहीं और दूसरे देश के लगाने का लॉजिक ये होता है, उन देशों के नियम आसान है, वहां जाकर कंपनियां रजिस्टर होती हैं और वो एक एक दिन के अंदर आपको सर्विस के लिए, आपको कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए, पानी में जहाज चलाने के लिए अपनी परमिशन लाइसेंसिंग दे देती हैं। जहां भारत में इन कामों को होने में साल लगते हैं, वहां पर दिन भर के अंदर काम हो जाता है। इसी वजह से ऐसी क्रिटिकल जगहों पर जहां दुनिया भर के दो देश आपस में झगड़ सकते हैं, सोचिए यही खबर सिर्फ इतनी होती भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमला, तो भाई साहब इससे भारत के लोग भड़क उठते, क्या बात कर दी हमारी जहाजों पर। अब सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पलाऊ जैसा देश करोड़ों के जहाज चला रहा है, लाखों मतलब अरबों का माल ढो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर भी कोई एक्वा करके कंपनी है, उसने अपना जहाज चला रखा है। उसको तलाशते तलाशते निकलोगे तो रूट्स कहीं ना कहीं भारत से निकल आएंगे। बस इतना कौन रिसर्च करेगा, पलाऊ का झंडा है, चल दिए हम लोग मान करके। ऐसी ही घटनाएं 8 तारीख को भी हुई और आज भी सुनने में जलवीर के साथ आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया भर के देश आंख मूंद कर बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं, पलाऊ का झंडा था, छोड़ो, हमारा नहीं था, पलाऊ झंडा था, हम पर सवाल मत लेके आ जाना। नहीं लाएंगे साहब। हुआ क्या था अब वो जान लीजिए। हुआ यह था कि आपसे 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को यह सेशन में एक जानकारी दी थी कि इजराइल और ईरान फिर से भिड़ गए हैं। हमने आपको बताया था किस तरह से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च दोबारा से कर दिया गया है। ईरान और इजराइल के झगड़ने का कारण बताया था कि इजराइल वाले लेबनान में आए दिन हमला कर रहे हैं। ईरान वालों ने कहा कि बहुत दिन तक हम नहीं चलेंगे, हमारी सीज फायर की शर्तों में नहीं था, हम आप पर आकर हमला करेंगे। उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि साहब आपको रुकना होगा। यह सब जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। इजराइल ने खूब सारे हमले ईरान पर किए और ईरान वालों ने इजराइल पर किए। ये सब झगड़ लिया आराम से। फिर ट्रंप निकल कर आते हैं और कहते हैं कि साहब रुको, आप लोगों को रुकना होगा, अब झगड़ना बंद करना होगा। ये जो कहानी है ना, जिस दौर में चल रही होती है, क्योंकि 8 तारीख के दिन ही आपने ये सेशन सुना था जब ईरान और इजराइल झगड़ रहे थे, उसी समय पर एक घटना और घटी कि भारतीयों ने ईरान को छोड़ने के लिए नागरिकों को कह दिया था। खबर यह निकली कि इसी जगह से एक भारतीय जहाज पर हमला होता है। अब मुद्दा यह है कि जहाज पर हमला होने की खबर आती है 8 जून के दिन। 28 इंडियन सीफेरर सीक अर्जेंट हेल्प आफ्टर वेसल रिपोर्टेडली अटैक ऑफ ओमान कोस्ट। यह जहाज जो है जिसके ऊपर हमला होता है, यह भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहा होता है। इसका नाम होता है मैरीवैक्स। मैरीवैक्स नाम का जो जहाज है, इस पर हमला होता है 8 जून के दिन। इस जहाज में सवार लोगों को इंडियन नेवी बचा कर लाती है। यह इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर है और यह नेवी के द्वारा बचाए गए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा लिया जाता है। 8 तारीख के दिन, फिर से याद दिला दूं, यह वो वाली घटना का दौर था जब ईरान इजराइल का शुरुआती दौर अभी शुरू हुआ था, आज से 3 दिन पहले। ठीक है साहब। यूएस से पूछा गया कि साहब उस पर आपने हमला किया था। यूएस ने कहा हमने हमला किया था। साहब क्यों किया था? बोले ये है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर रहा था, पलाऊ का झंडा लगाकर गुजर रहा था। अब आपको समझ में आ गया, पलाऊ अपने आप में एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। पलाऊ का जहाज जा रहा है साहब, ठीक है। एमटी मैरीविक्स, पलाऊ आप वैसे भी नहीं जानेंगे कौन सा देश इतना अमीर हो गया कि 3 दिन में तीनों जहाज ठुक रहे हैं, तो साहब उसी के ठुक जा रहे हैं, ठीक है। तो साहब एंटी मैरीवेक्स नाम से कोई जहाज है जो कि पलाऊ फ्लैग्ड है, उस पर अमेरिका ने कहा हमने हमला किया। बोले क्यों किया? बोले ये है ना उस वाले पानी से निकल रहा था जिसको हमने प्रतिबंधित कर रखा है। यूएस ने कहा कि ये ईरान का तेल लेकर जा रहा था। ईरान का तेल मतलब समझना, ईरान अपने तेल को ऐसे ही शैडो फ्लीट्स के माध्यम से बेचता रहा है। शैडो फ्लीट्स क्या है? बहुत बार ऐसी भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, यह कहते हुए कि आप ईरान का तेल बेच रहे हैं।
झंडा ना तो भारत का लगा रखा है ना ईरान का, किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर तेल भरा और निकल लिए। अमेरिका ने बार बार इन्हें रोकने की कोशिश की। इन जहाजों में जो क्रू था वो भारतीय था, भारतीय क्रू था, अमेरिका का हमला था, भारत ने क्रू को बचा लिया, हो गया साहब। इंडिया ने इस बात के लिए अपनी तरफ से मिनिस्ट्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लगातार ओमान के संपर्क में हैं, हो गया साहब, पहला दिन खत्म। ये 8 तारीख की खबर है, 3 जहाजों की कहानी है। ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और चर्चा होने लगी कि खूब दिन युद्ध चलेगा। लेकिन ट्रंप महोदय आते हैं, कहते हैं कि मैंने दोनों को समझा दिया है, अब हमला नहीं करना है। ओके सर, आपने बहुत बड़ी शांति करा दी, काउंट कराइए कितनी बार हो चुकी, तो साहब काउंट करा भी सकते हैं ये। खैर, इस बीच में ईरान ने इजराइल पर हमले रोकते हुए कहा कि देखिए हम हमले रोक रहे हैं क्योंकि आप लेबनान पर कर रहे थे, इसलिए हमने रोक दिया, आगे हरकत करोगे फिर से हमला करेंगे। नेतन्याहू ने कहा ठीक है साहब, मैं ट्रंप के कहने पर रुक गया हूं, कोई बात नहीं। अमेरिका का यह कहना और ईरान का इस तरह से मानना कि देखो बेटा दोनों झगड़ रहे थे, हम भी रुक गए, तुम भी रुक गए, हमारी जीत काउंट की जाएगी। इस बार आप हमलों में यूज हुई मिसाइल देख सकते हैं, कैसे वेस्ट बैंक में औंधे मुंह पड़ी मिसाइल, यह अपने आप में बताती है कि इजराइल तक ईरान की मिसाइल्स पहुंच रही हैं और कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल। मतलब आप केवल अगर उसका शैल भी देखें, अगर ये 6 फीट का आदमी हो तो कम से कम 15 फीट तो ऊपर लटकी हुई है। कितनी भीषण भीषण मिसाइलें दागी गई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के द्वारा। ओके साहब, अब क्या होता है, ये अगले ही दिन खबर बीतती है और आ जाती है 9 तारीख। 9 तारीख के दिन खबर निकल कर आती है कि साहब हमारा एक जहाज, एक हेलीकॉप्टर जो है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर जिसका नाम अपाचे हेलीकॉप्टर है, उसे ईरान वालों ने निशाना बना लिया है। मतलब 8 तारीख को अब्बा शांति करा के सोए थे कि अब झगड़ना नहीं है। ओके, 9 तारीख के दिन ईरान वालों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर, एक अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे दुनिया का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर माना जाता है, युद्ध में काम लिया जाने वाला हेलीकॉप्टर है, भारत को भी दिया हुआ है, उस हेलीकॉप्टर पर ईरान वाले हमला कर देते हैं। उसमें दोनों पायलट्स तो बच जाते हैं। खबर लेकिन बड़ी बनती है कि ट्रंप कहते हैं इसका तो हम बदला लेंगे। साहब इस हेलीकॉप्टर का नाम AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर था। अमेरिका इस पर चुप बैठ जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, इस हेलीकॉप्टर को तुमने निशाना बनाया है तो हम बदला लेंगे। मतलब 8 तारीख तक खबरें चल रही थी इजराइल और ईरान की, अब अमेरिका भी इनवाइट हो गया। अमेरिका इनवाइट हुआ कि चलो साहब हमने अपने आदमी बचा लिए, अब हम बदला लेंगे। मतलब इतना फ्रेंडली फायर चल रहा है ना कि ईरान ने इजराइल को मारा, इजराइल ने ईरान को मार लिया, भाई हो गया, दोनों का एक एक विकेट हो गया। अब उधर से तरफ से ईरान ने अपाचे मारा, अमेरिका ने कहा देखो मारना तो नहीं चाहते लेकिन बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम ईरान को मारेंगे। लीजिए साहब, इन्होंने ईरान को निशाना बनाना शुरू किया। ट्रंप से पूछा गया क्या करेंगे, भाई हमको हिट करना पड़ेगा। 10 जून को ट्रंप ने कहा हमको हिट करना पड़ेगा। यूएस ने साहब उठाकर 10 तारीख को ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। हेडलाइंस आती हैं, अमेरिका की सेंट्रल कमांड लगातार हमले कर रही है, बढ़िया से हमलों की तस्वीरें निकाली जाती हैं कि साहब देखिए ईरान और अमेरिका वाले झगड़ रहे हैं। अमेरिका फोटो देता है कि देखो बढ़िया से हमने ईरान पर गोले दागे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। हमले का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले तो भीषण ही रहे होंगे, ईरान पर अमेरिकी हमले हो गए। यहां पर आपके सामने तस्वीरें दिखाकर समझाने का प्रयास सिर्फ इतना है कि दूर दूर से ये हमले दिखाई और सुनाई पड़ रहे थे। वीडियोस जारी हो रहे थे कि साहब इस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं। सेंटकॉम जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है वो अमेरिका के हिसाब का बदला ले रहा है। ट्रंप साहब बाहर आते हैं, बोले देखो साहब हमने तो केवल इसलिए हमले किए क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर मारा गया था, अब क्या करें, हेलीकॉप्टर का बदला हमको लेना था, इसलिए हमने 20 ठिकानों को निशाना बनाया। कहां कहां थे, कैशमदीप, बंदर अब्बास, मेनाब, सिरिक, चास्क, इन जगहों पर हमने हमला किया। बहुत बढ़िया साहब, इन्होंने अपनी तरफ से अपनी जीत गिना दी कि हम तो हमला करके लौट आए। इस बीच में क्या किए, 8 तारीख को तो इजराइल ईरान के समय पर जहाजों पर हमला हुआ था। ये सारी तस्वीरें चल ही रही थी, जितने हमले होने थे फुटेजेस बाहर आई रही थी। आईआरजीसी इस बीच में बहरेन के अंदर और जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा था कि यार इजराइल से लड़ना बहुत हुआ, अब बहरेन और जॉर्डन को निशाना बनाते हैं। आईआरजीसी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हमने जॉर्डन में एक ऐसे जगह पर हमला किया है जहां पर F-35 तैनात थे, जहां पर F-15 तैनात थे, हमने उनको मिटाया है। इस तरह की न्यूज आज सुबह निकल कर आती है कि जॉर्डन के अंदर ईरान के हमले हुए हैं और उसके अंदर F-35 और F-15 वाले बेस को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ कुवैत के ऊपर शहीद ड्रोन आज सुबह चलते हुए दिखाई दिए। मतलब आईआरजीसी ने अमेरिकी हमलों के बदले में बहरेन में सायरन बजवा दिए, कुवैत पर ड्रोन उड़ा दिए, जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेस को निशाना बना दिया, वो अपने में फिर से शुरू हो गया। ठीक है साहब, ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, अमेरिका ने कहा नहीं जी खुला हुआ है।
ईरान ने कहा कि हमने अमेरिकी वेसल को निशाना बना दिया है, अमेरिका कह रहा है नहीं बनाया है। इसी बीच में क्या होता है, खुला है बंद है, खुला है बंद है। इसी बीच में एक जहाज और चलते में आ जाता है जिसका नाम है एमटी सैट बेलो, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। इस जहाज पर हमला होता है जिनमें से 3 लोग मारे जाने की खबर है। पहले मैवरेक्स था, अब सैट बेलो है। सैट बेलो की यह खबर है, इसमें भी 24 भारतीय थे, 24 में से 3 के मारे जाने की खबर है। अब समझ रहे हैं कि कहानी कहां चल रही है, ये कोलेट्रल डैमेज में हो जा रहा है, मतलब लड़ कोई और रहा है, जहाज भारत के। अब इंटरेस्टिंग बात है, कोई नहीं बोल रहा है कि भारत के जहाज है, मैं भी नहीं बोलूंगा भारत के जहाज है। सैट बेलो जी एक्वा करके कंपनी है, ढूंढ रहा था, मेरे को गूगल ने चंडीगढ़ से रिलेट कर दिया था, पर मैं क्लेम नहीं करूंगा जी कहां की है। मैं तो बस यही बोल रहा हूं, पलाव का झंडा था, जैसे हमारे देश में बोला जा रहा है पलाव का झंडा था साहब, ठीक है। पलाव कोई दूसरा देश है दुनिया के अंदर जिसका झंडा था, उस झंडे से लगा हुआ एक जहाज था, उस पर हमला हुआ और हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया तीव्र वाली दी है भाई साहब। हमने चार्ज डी अफेयर को बुलाया है अमेरिका के और कड़ा विरोध दर्ज करा है, बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं आजकल हम, तो हमने बहुत कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है कि साहब ये वैश्विक व्यापार मार्ग में भू राजनीतिक तनाव के असर से हमें बचाया जाना चाहिए। इस पर बकायदा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा कि पलाव फ्लैग्ड जगह पर हमला, वेसल पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप सोचकर देखिए क्या ही टिप्पणी की जाए, मतलब कैसे बोला जाए, समझदार समझ गए होंगे, मैं भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे, है ना। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर अमेरिका से आपको झगड़ना पड़ेगा। किस बात से झगड़ेंगे आप, आइए साहब। तो ऐसी स्थिति में अब चर्चा ये निकल कर आती है कि सेंट बेलो में 3 भारतीय लोगों की मौत हो गई। सर्बानंद सोनेवाला जी ने फाइनली उनको ट्रेजिक इंसिडेंट मारते हुए पलाऊ फ्लैग्ड एम्प्टी सेट बेलो पर 3 भारतीयों की मौत के ऊपर शोक व्यक्त कर दिया है, ठीक है साहब। चलिए अब इसी बीच में एक खबर और तैरने लगती है, उसी हैंडल से जो सेट बेलो की खबर लेकर आया, उसी हैंडल से आती है कि 20 भारतीय सीफेरर्स एम्प्टी जलवीर पर भी थे। उनका क्या हुआ, जलवीर की जलती हुई घटना भी निकल कर आ रही है। तो तीसरी जो 9 मतलब अभी तक प्योर पुख्ता खबर नहीं है, वो जलवीर की है भाई साहब। 3 दिन के अंदर 3 जहाजों पर हमले की खबरें आ चुकी हैं, लगातार कैजुअल्टी हो रही हैं और आप और हम केवल इनकी चर्चाएं ही कर पा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका, ईरान, इजराइल जो झगड़ रहे हैं, कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं, दुनिया के लिए व्यापार बाधित हो रहा है, तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, पर मजाल है साहब कोई भी देश निकल कर आए और कहे कि आप गलत हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम निकल कर कह सकते हैं, सरकारों से पूछिए साहब। बहुत से देशों का नुकसान हो रहा है, पूरा गल्फ एक तरह से हॉस्टेज हो रखा है, पर बोल नहीं पा रहा है। आप लोग इस पर क्या देखते हैं बताइएगा। खैर फिर भी हम तो और अपडेट्स जान लेते हैं, और अपडेट्स में इतनी सी बात है साहब, अमेरिका ईरान एक दूसरे को धमका रहे हैं, उससे अपना तो क्या ही लेना देना। सिपरी की खबर निकल कर आई है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। सिपरी का कहना है कि भारत, सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर में कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किस देश के पास कितना हथियार है, उनकी रिपोर्ट निकालती रहती है, काफी मान्यता प्राप्त है, परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, वैसी वाली है ये, ठीक है। 180 से बढ़कर 190 हो गए भारत के पास परमाणु हथियार, ये बताया गया है। इसने ये भी कहा कि 2025 तक भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया हुआ था, थे हमारे पास लेकिन चलाने लायक स्थिति में नहीं रखा था, लेकिन 26 में 12 की तैनाती हो चुकी है। 26 में ऐसा क्या हुआ है, तो आपको पता ही है फरवरी से तो यह युद्ध चल ही रहा है। 25 में भले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब तक हमने बम तैनात नहीं कर रखे थे। तो 26 में ऐसी कौन सी परिस्थिति बदली जिसके चलते हमने तैनाती की, ये आपके और मेरे मन में बराबर सा सवाल है। फिलहाल दुनिया के अंदर 9 ही देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, उनमें भारत भी एक है, और चर्चा है कि भारत ने पाकिस्तान से 20 अधिक परमाणु बम बना लिए। ये सिपरी का मानना है, ठीक है साहब। कुल मिलाकर भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला 5वां बड़ा देश है, इंपोर्ट में दूसरे नंबर पर आता है, और 86% दुनिया में परमाणु हथियार अमेरिका और रशिया रखते हैं, बाकी फिर आपका और हमारा नंबर आता है, ठीक है साहब। आपका हमारा मतलब भारत का नंबर आता है 190 पर, फिर पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया के नंबर आते हैं, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए जानकारी के रूप में इतना ही। आप विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें साहब, आप थोड़ा सा कष्ट सब्सक्राइब वाले बटन पर दे दें तो हमारी बड़ी मदद होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आपको इन्वेस्टमेंट में लेना है तो IND मनी ग्लोबल को अवश्य चेक करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।